पुत्र की वियोग में माता का निधन। शहीद अश्विनी कुमार की मौत से सदमे में थी मां। आज दोपहर 2 बजे मां और बेटे दोनों का होगा अंतिम संस्कार। सत्रह अप्रैल को सर्वदलीय बैठक राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में होगी। वर्चुअल बैठक। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लिया गया फैसला। बिहार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम मॉडल पर विवाद जारी। 12 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई। 7 बार मिल चुकी है तारीख। मधुबनी नरसंहार को लेकर क्षत्रिय समाज आक्रोशित। मोतिहारी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने किया विरोध प्रदर्शन। चरखा पार्क से निकाला कैंडल मार्च। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर गढ़वा से। आपको बता दें, अंतर्राज्यीय बस डिपो में 5 लावारिस बैग मिले हैं। बड़ी खबर गढ़वा से इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर 5 लावारिस बैग पाए गए हैं। लावारिस बैग मिलने से डिपो में सनसनी फैल गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आशीष पांडे जुड़ गए हैं। आशीष, लावारिस बैग मिले हैं 5 डिपो पे, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि गढ़वा शहर के सोनपुरवा स्थित जो अंतर्राज्यीय बस डिपो है वहां पर 5 लावारिस बैग मिले हैं। इसके बाद सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जब बैग को देखा तो उसके बाद सूचना सदर थाना पुलिस को दिया गया जी। और जानकारी मिलते ही पुलिस टीम पूरा बस स्टैंड को अपने जो वहाँ पे शेड है जहाँ पे बैग है वहाँ सुरक्षा घेरे में ले लिया है जी। पुलिस बम निरोधक दस्ता को बुलाने की तैयारी में, क्योंकि लोकल जो वहाँ के प्रशासनिक स्तर का जो भी कोई बम निरोधक दस्ता नहीं है, तो जो भी दस्ता है वो सीआरपीएफ के पास है। सीआरपीएफ को कॉल किया गया है, वो अपना दस्ता लेके आने वाले हैं। फिलहाल अधिकारी वही पहुंच के छानबीन में जुट गए हैं। जी, इस मामले पर क्या अभी तक कोई भी खुलासा हो पाया है? क्योंकि जिस तरीके से चेकिंग चल रही है आजकल, उस तरीके से अगर ऐसे बैग पाए जाना। जी मैं बता दूं आपका कि गढ़वा में वैसे क्राइम का बहुत ज्यादा घटना होता नहीं है गढ़वा में जी। तो कहीं न कहीं आपको किसी, चूंकि वो अंतर्राज्यीय बस डिपो होते, या तो किसी राहगीर का बैग छूट सकता है या तो कोई शायद डेड बॉडी मिल सकता है। बट अगर बम उम की बात है तो मेरे समझ से ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आगे पदाधिकारी लोग वहाँ पे आ गए हैं, जांच किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है बम निरोधक दस्ता का। जैसे ही आता है उसके बाद मामला खुलासा किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष पांडे, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम मॉडल के विवाद पर हाईकोर्ट में फैसला टलने का सिलसिला जारी है। ये क्रम 19 फरवरी से चल रहा है। अभी तक 7 बार नई तारीख मिल चुकी है। अब की 8वीं बार का इंतजार है जो 12 अप्रैल को तय है। इस बीच इतना स्पष्ट हो चुका है कि अब समय पर चुनाव संभव नहीं है। ऐसे में अन्य विकल्पों पर भी विमर्श होने लगा है। हालांकि राज्य सरकार का मानना है कि अगले महीने से ही विकल्प पर काम आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोनों आयोगों के आपसी विमर्श और अदालत के फैसले का इंतजार रहेगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, हाईकोर्ट में फैसला लगातार टाला जा रहा है, तारीख एक के बाद एक मिलती जा रही है और कल मतलब 12 अप्रैल को 8वीं बार तारीख दी गई है। कब तक ऐसे तारीखों का सिलसिला चलता रहेगा? कब तक इसका निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, ये बिहार का जो पंचायत चुनाव है ये अब तारीखों के भेंट बढ़ता चला गया है और पेच इतना लंबा चौड़ा हो गया इस पूरे मामले को लेकर के कि जिसको सुलझाने के लिए राज्य के निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ साथ हाईकोर्ट को पहल करनी पड़ रही है। हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। कारण ये भी है कि ईवीएम से इलेक्शन होंगे या बैलेट पेपर के जरिए होंगे, इसका भी अभी फैसला नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर कहें कि 15 जून से पहले बिहार में पंचायती राज के चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब ये स्थिति अगस्त तक जा सकती है। अगर आज भी सही वक्त पर सही निर्णय ले लिए जाए तो भी आप देखिए कि अगर ईवीएम में, चूंकि हर पंचायत में 6 पदों के लिए चुनाव है, तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा ईवीएम को दुरुस्त करने में, ईवीएम की सेटिंग करने में। तो पंचायत का जो चुनाव है, एक तरफ जहां ये चुनावी पचड़ों में फंसा हुआ है, ईवीएम और बैलेट के पचड़े में फंसा हुआ है, जिसको सुलझाने में अभी तक ना तो राज्य आयोग ने पहल की है, निर्वाचन राज्य आयोग, और ना ही केंद्रीय राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई सहमति बन पाई है।
और यही वजह है कि अलग अलग पंचायतों में जो सीमा है, जो उम्र है, वो 15 जून तक की है और उसके बाद ये स्थितियां ऐसी होगी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि फरवरी में जिस तरह से लगने लगा था कि फरवरी में जब घोषणा हुई थी चुनाव को लेकर के, तो ऐसा लगा था कि अप्रैल तक सारी चीजें सामान्य हो जाएगी। लेकिन मामला जिस तरह से ईवीएम और बैलेट के को लेकर के है, तो अब कोर्ट का क्या निर्णय होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि अब ये सब कुछ सबकी निगाहें अब कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है जी। तो बिहार का पंचायत चुनाव इन दिनों घोषणाओं के साथ साथ तारीखों की भेंट भी चढ़ गया है और कह सकते हैं कि इसका असर हर पंचायत पे पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक अहम चीज ये है कि जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो नल जल योजना की बात है, तो तमाम जो मुखिया या उप मुखिया हैं उनके ऊपर सरकार ये कह रही है कि जिन्होंने वो सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है जो देना पड़ता है, वो अगर जमा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होगा। तो ऐसे तकरीबन हजार मुखिया हैं, अगर उनके ऊपर एफआईआर होता है तो वो न सिर्फ इस पंचायत चुनाव को से बेदखल हो जाएंगे, बल्कि आने वाले 5 सालों तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के उहापोह की स्थिति है बिहार में, और हर पंचायत में 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के बैलेट और ईवीएम के साथ साथ अब ये जो नल जल योजना है वो उसके भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आ रही है। तो ये जरूर है कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो लोगों ने कर रखी है, मुखिया बनने की ख्वाहिशें सजो रखी है, जो सपना है वो साकार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक जी गौतम जी, एक तरीके से कह सकते हैं पंचायत चुनाव अब अधर में लटक चुका है। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के बीच में अब ये ईवीएम और बैलेट पेपर का ये जो मामला है ये सुलझ नहीं पा रहा है, असमंजस की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है, तो अधर में अब ये पंचायत चुनाव लटक चुका है। इस महीने ऐसे भी कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं कि ये पंचायत चुनाव हो सके। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बिल्कुल अधर में लटका हुआ है मामला, क्योंकि एक तरफ जहां चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट अलग अलग तारीख मुकम्मल कर रही है, 12 अप्रैल की तारीख मुकम्मल की गई, उसके बावजूद भी जो है आने वाले कई तारीख में अगर मान लीजिए इस मामले को के ऊपर अगर कोई फैसला लिया भी जाता है तो अब राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये तय करेगी कि किस बैलेट के जरिए हो या ईवीएम के जरिए हो। लेकिन शुरुआत में आपको याद होगा कि ये भी कहा जा रहा था कि दलगत हो सकता है, मतलब अभी संभावनाओं का दौर था। संभावनाओं के दौर के साथ साथ ये लगने लगा था कि 15 जून से पहले पंचायती राज की जो व्यवस्था है, जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, उस सपने को साकार किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब बिहार में पंचायत चुनाव का पेच फंस गया है। वहीं दूसरी तरफ तारीखों को लेकर के अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि आखिर किस तारीख को चुनाव कराए जाएंगे, किस माध्यम से कराए जाएंगे। तो अभी ये मामला बहुत कह सकते हैं कि खटाई में पड़ता हुआ, पेंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कोरोना का भी संकट है। कोरोना का संकट ऐसा है कि पूरे बिहार में इन दिनों आप देखिए कि कितने हजार केसेस सामने आ रहे हैं। अक्टूबर के महीने में ऐसे केसेस देखने को मिलते थे। तो अब ये पीक आवर है कोरोना का, सेकेंड स्ट्रीम जो है वो बहुत ही पीक आवर पे है। तो ऐसे में बिहार के अंदर चुनाव और चुनाव की तारीखों का ऐलान, उसके बाद ईवीएम से या फिर बैलेट से, चाहे जिस माध्यम से भी हो, जनता किस तरह से कोरोना संकट में फिर चुनाव के लिए बाहर निकलेगी, या अगर चुनाव होते हैं तो जनता क्या निर्णय लेती है, ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है। तो अभी ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता और ना ही अनुमान लगाया जा सकता कि तारीख पे तारीख कब तक मिलती रहेगी, या तारीख के बाद अगर कोई तारीख नहीं मिलती है तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा, ईवीएम के पक्ष में जाएगा या बैलेट के पक्ष में जाएगा। लेकिन अगर बैलेट के पक्ष में जाता है तो शायद संभावनाएं है कि 1 महीने के अंदर ये सब पूरा हो। लेकिन अगर ईवीएम के पक्ष में जाता है तो ईवीएम की सेटिंग को करने को लेकर के भी, क्योंकि हर पंचायत में तकरीबन 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि एक जहाँ पे मान लीजिए कि 6,500 या 7,000 वोटर हैं लगभग हर पंचायत में, जहाँ 20,000 की आबादी है वहाँ पर 6,500 7,000 के आसपास वोटर है हर पंचायत में। तो उसके लिए कितने प्रत्याशी इसमें नॉमिनेट करते हैं उन पंचायत से,
को चुनाव चिन्ह देना, उसके अलावा उसकी सेटिंग। जी गौतम जी, बिल्कुल आधार में अब ये पंचायत चुनाव लटक चुके हैं और कहीं से भी कहीं तक नहीं अनुमान दिख रहा है कि इस महीने में ये चुनाव हो सकेंगे। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि अब जो कल तारीख दी गई है 12 अप्रैल की हाईकोर्ट में सुनवाई की, उस पर क्या कुछ होता है, उस तारीख में क्या कुछ होता है, या फिर से ये जो तारीख मिली है इसको टाल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 17 अप्रैल को दिन के 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये बैठक वर्चुअल तरीके से होगी। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसको देखते हुए राज्यपाल के द्वारा सर्वदलीय बैठक आयोजित किए जाने की बात की जा रही है और अब ये बैठक ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सासाराम नगर थाना के ठीक बगल में स्थित एक अधिवक्ता के पुराने आवास को असामाजिक तत्वों ने जेसीबी बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। साथ ही अधिवक्ता सहित परिजनों के साथ मारपीट भी की गई। बताया जा रहा है कि जिस मकान में अधिवक्ता जयराम सिंह अपने परिवार के साथ वर्षों से रह रहे हैं, उस मकान के स्वामित्व को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। फिलहाल ये विवाद न्यायालय के अधीन है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तनाव काफी बढ़ गया है। 5 बजे भोर में सब जेवर गाठी सब लूट लेल को, सब सामान घर दुआर सब ढा दिल को, सब जितना सामान है लोग से सब लूट लेल को। क्या कौन लोग थे? बिलारा सिंह। अच्छा, काहे के लिए ये सब किए हैं? कागज से सगरों से हार गए तो गुंडा पाना कैल को आप कुछ मामला लगभग 4 से 5 बजे के बीच में है। बिलाले सिंह उर्फ कुमार परमिंदर 500 संख्या में आए और चाचा मेरे पिताजी को फायरिंग करते हुए मारपीट करने लगे और बुलडोजर से जो है ध्वस्त करने लगे। इसकी सूचना जो नगर थाना मक्खन नारायण सिंह को दिए तो बोले कोई घटना ऐसा नहीं घटेगा। और लगभग 2 घंटे के बाद प्रशासन अभी तक थाना 10 भी नहीं आया। सगरू एसपी डीएसपी सबको फोन किए, लेकिन कोई अभी तक हमारे घर पर नहीं आया है और कह रहा था ही कि हम लोग 10-10, 20-20 लाख रुपया सबको दे दिए, कोई तुम्हारा मदद करने वाला नहीं है। 200 आदमी के साथ आए थे। तो पहले तो आते के साथ पूरा तोड़फोड़ करना, मारपीट करना शुरू हो गए और फिर एक पिस्टन से मतलब फायरिंग किए, हमको यहाँ पे गिराया, बोले कि सब मतलब ऊपर चढ़ गए, पूरा कवाड़ी के तोड़ फोड़ किए, पिस्टन गिराया, मेरे हाथ में मोबाइल था वो छीन लिए। पहले के बोले कि पूरा गहना जेवर पूरा सब दिखाइए कहाँ पे रखे हुए हैं, तो गोली मार देंगे। बच्चा लोग का अगुआ कर लिया था, पूरा दिखा दिए, सब ले चल गया और सब जितना सामान था ये सब हटाने में देखिए सब मारा पीटा है, सब देखिए। ये मामला जब पुलिस के संज्ञान में आई है तो तुरंत पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया और उसमें जाकर के छापामारी की गई और काम को मैंने उस समय में जो भी सब भाग गए, एक आदमी पकड़ाए हैं और जो भी हैं उसमें उस पर लगातार जो छापामारी की जा रही है और जो भी हैं गिरफ्तार होंगे वो उन पे एफआईआर भी कर दिया गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अधिवक्ता के पुराने आवास को जेसीबी से तोड़ दिया गया और स्वामित्व को लेकर ये जो है मामला चल रहा है, न्यायालय के अधीन है। न्यायालय के अधीन भले ही ये मामला हो, लेकिन फिर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अधिवक्ता जयराम सिंह अपने परिवार के साथ इस मकान में कई वर्षों से रह रहे थे और अचानक आज सुबह उनके परिवार के लोग कहीं टहलने के लिए गए थे, कुछ लोग सोए भी हुए थे, लेकिन अचानक दबंगों ने बुलडोजर और जेसीबी लगाकर उनके मकान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया। जिसके बाद महिलाओं ने यह आरोप भी लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, मारपीट भी की गई और उनके आभूषण भी छीन लिए गए। जी, इसको लेकर कब तक न्यायालय की तरफ से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा, ये मामला सुलझ जाएगा? जी बिल्कुल, अभी तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि ये मामला न्यायालय का मामला है, सच के मामला का हल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगर थाना और डीएसपी आवास के बगल में
ये मकान है। लगभग 2 घंटे तक वहाँ हंगामा और तोड़फोड़ होता रहा, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई पुलिसकर्मी उस घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। जी, इस पूरे मामले पर स्वामी जो इस मकान के हैं उनका क्या कुछ कहना है कि कब से ये पूरा मामला चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये मामला बहुत लगभग 1 वर्ष पूर्व से ही चल रहा है और जो मामला न्यायालय में लंबित है काफी दिनों से, और जिस तरह से दबंगों ने तमाम तरह के कानून को हाथ में लिया है, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया है और उनके निवास को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। उसके बाद भी अगर देखना होगा कि प्रशासन क्या उन दबंगों पर क्या जी बिल्कुल आशुतोष, अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है, न्यायालय की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। स्वशासन की सरकार में मधुबनी में हुए नरसंहार को लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों का विरोध पूरे बिहार में हो रहा है, जिसे लेकर मोतिहारी में भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के लोगों ने शहर के चरखा पार्क से कैंडल जलाकर सड़कों पर निकले और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही सभी लोगों ने शहर के गांधी चौक पर पहुंचकर कैंडल जलाई और मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। आए दिन बिहार में सत्ता के इशारों पर हम क्षत्रियों पर हमला हो रहा है और हत्याएं की जा रही हैं। जैसे विगत दिनों मधुबनी में नरसंहार हुआ, बांका में एक क्षत्रियों की हत्या की गई, भभुआ के क्षत्रियों की हत्या की गई, शिवहर में क्षत्रियों की हत्या की गई। इस प्रकार से यह देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए सरकार के इशारे पर एक साजिश के तहत हमले किया जा रहा है। जय राजपूताना, हत्याकांड के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। छपरा में एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बढ़ रहे क्राइम से लोग दहशत में हैं। ताजा मामला मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन कुम्हार टोली के पास का है, जहां बीती रात पानापुर थाने में पदस्थापित चौकीदार की संदेहास्पद तरीके से निर्मम हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और कागजी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। घर दुबौली। क्या मामला है? मामला है कि मेरे पिताजी मेरे मामा के घर से खाना वाना खाकर पानापुर डिप्टी जा रहे थे। मामा का घर कहाँ है? सपई। हाँ। सपई से जा रहे थे पानापुर डिप्टी में। हाँ। रात्रि 7 बजे। हाँ। इसके बाद उसके रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई और वहाँ कुछ नेटवर्क रहते थे और उसे हत्या कर वहाँ कोई नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, हमारे सब घर में ताला मारकर सभी कोई भाग गया था। आपको बता दें कि चौकीदार की निर्मम हत्या की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए 3 बदमाशों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद संपर्क में आए सभी लोग कोविड जांच कराने की प्रक्रिया में पहुंचे। इसके अलावा पूरे थाने को सैनिटाइज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कह दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मेले से हुई बाइक चोरी के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके मेडिकल चेकअप के लिए इन्हें मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल लाया गया। इस प्रक्रिया के बाद आरोपियों को कोर्ट परिसर में लाया जा रहा था, तभी उनकी रिपोर्ट आई और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिली। वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, केस हुआ है उस पर, बरामद भी हुआ है मोटरसाइकिल। कितने लोग की गिरफ्तारी है? 3 आदमी की गिरफ्तारी है।
बगहा के मधुबनी प्रखंड के सेवरिया चकदहवा गांव में आग लगने से 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं। तो वहीं इस आगजनी में लाखों के सामान का नुकसान हुआ। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। घटना की सूचना मिलते ही धनाहा थाने की अग्निशमन दस्ता टीम के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग अधिक होने से काफी मशक्कत के बाद बगहा से दमकल की गाड़ी आने से आग पर काबू पाया गया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना था कि प्रखंड में एक भी दमकल गाड़ी मौजूद नहीं है। बता दें कि सेवरिया गांव में अचानक आग लग गई है। आग लगने से दर्जनों घर जलकर राख हो गए हैं। इस दौरान दमकल विभाग की गाड़ी ने पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एक भी दमकल की गाड़ी मौजूद नहीं है। मुजफ्फरपुर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन कितना हो रहा है यह आप इस दृश्य में साफ देख सकते हैं। अपनी कमाई को दोगुनी करने के लिए बेखौफ ऑटो चालक कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए सवारियों को भेड़ बकरियों की तरह अपने ऑटो में भरकर बिना मास्क के आराम से जा रहे हैं। 6 मजिस्ट्रेट को अलग से केवल मास्क को चेक करने के लिए डिप्यूट किए हुए हैं, जिसमें कि जो परिवहन के हमारे साधन बस ऑटो उनके विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग लगातार इस पर फाइन कर रहे हैं, लेकिन फाइन से कुछ नहीं होना है। आम नागरिकों के बीच में ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि कोरोना से केवल हम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। मधुपुर उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सरगर्मियां मधुपुर उपचुनाव को लेकर बढ़ गई है और अब इस पूरे उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब उतर आए हैं, जिसको लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। चुनाव के मैदान में अब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन सहित उनके कई कैबिनेट के मंत्री कूद पड़े हैं। मुख्यमंत्री 4 दिवसीय चुनाव यात्रा को लेकर इन दिनों मधुपुर में यहां वे हर प्रखंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन करेंगे। ये उपचुनाव और उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुपुर की जनता क्रांति मोर्चा का जड़ ये मधुपुर के हर एक घर में पहुंच चुका है। कल तक यही निशिकांत जो हमारे सांसद हैं यहाँ के, इन्हीं का आदमी जो है वो हुआ करता था, आज जो भारतीय जनता पार्टी का आज का प्रत्याशी है। और इन्होंने अपने उस समय के प्रत्याशी परिवार जी को हराने के लिए इनको आजसू का टिकट दिलवाया और परिवार जी को हराने के लिए रात दिन एक किया। और जब अभी परिवार जी को हराने के लिए फिर ये जो है आजसू से उनको भाजपा में ले आए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश होती है। कभी कभी ये साजिश में खुद ही ये जो है आपस में घिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से मधुपुर जिला प्रशासन की शिकायत की। बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुखिया चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि मधुपुर चुनाव में जिला प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी तक पूरा प्रशासन जेएमएम का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। हमारे देवघर में जो कार्यकर्ता है और पार्टियां की चुनाव के तहत पार्टियां के बैनर और झंडे लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के यहाँ या जो हमारे चहेते हैं उनके यहाँ, तो ऐसे समय में सारे पार्टियां के झंडा और बैनर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन स्पेशली एक
भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर और झंडे को उतारते हैं तो इसका सीधे से मतलब होता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं, या फिर निष्पक्ष इस ये को नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या ये। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने तत्काल देवघर एसडीओ को मामले की जांच के आदेश दिए और साथ ही निर्देश दिया है कि किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव न हो, और साथ ही उन्होंने जांच में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। सभी कितना कर्मचारी है, बूथ है, सब जहाँ पर उसका पूरा तरफ से पालन करने के लिए हम लोग निर्देश है वो कराया जा रहा है। हम लोग को ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कुछ कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका शिकायत क्या वो वायलेशन किया जा रही है, वो उनका नुकसान पहुंचाएगी, उनका वोटर का भी नुकसान पहुंचाएगी। मैं अपने अनुरोध ये करता हूँ ईसीआई का डायरेक्शन का पालन करते हुए कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो करें ताकि सब सुरक्षित रह सके। लेकिन सर अभी भी रैलियां हो रही है, वहाँ पे सभाएं हो रही हैं और लोग बिना मास्क के बिना किसी डिस्टेंस के। मैं तो वही बोल रहा हूँ सर, आपका वो रैली करा सकते हैं, सभा भी करा सकते हैं, फिर भी उसका प्रोटोकॉल फिक्स किया हुआ है, किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत काम कर सकते हैं। झारखंड में इस समय मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी बिसार बिछाए जा रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक लोगों और जनता दोनों में उत्साह है। फिलहाल देखना ये है कि इस उपचुनाव में रण कौन जीतता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश की रिपोर्ट। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।